do like, share and subscribe. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम जो बात करेंगे सबसे पहले वो करेंगे अफगानिस्तान की सीमा से लगा मध्य एशियाई मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश ताजिकिस्तान हिजाब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने जा रहा है। ताजिकिस्तान की संसद के उच्च सदन मजलिसी मिल्ली ने 19 जून को हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। इसके साथ ही दो प्रमुख इस्लामिक त्योहारों ईद उल फितर और बकरीद के दौरान बच्चों के उत्सव मनाने पर भी रोक लगाई गई है। बुधवार को अध्यक्ष रुस्तम इमोमाली के नेतृत्व में मजलिसी मिल्ली का 18वां सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें विधेयक को मंजूरी दी गई है। यह विधेयक 8 मई को निचले सदन मजलिसी ममियों दागोन से पारित हुआ था, जो मुख्य रूप से हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामी ड्रेस पर प्रतिबंध लगाने पर केंद्रित है। क्या है नया नियम? ताजिकिस्तान में हिजाब पर आधिकारिक रोक कई सालों से अनौपचारिक प्रतिबंध के बाद आई है। 2007 में शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए इस्लामी परिधान और पश्चिमी स्टाइल की मिनी स्कर्ट दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में इस प्रतिबंध को सभी सार्वजनिक स्थानों तक बढ़ा दिया था। अधिकारियों का कहना है कि हिजाब और अन्य इस्लामिक ड्रेस हाल के वर्षों में खाड़ी देशों से ताजिकिस्तान में आ रहे और इससे बढ़ते चरमपंथ पर जुड़ा माना जाता है। मजलिसी मिल्ली प्रेस सेंटर के अनुसार सत्र के दौरान छुट्टियों, सांस्कृतिक प्रथाओं, बच्चों के विकास में शिक्षकों की भूमिका, माता पिता के कर्तव्यों से संबंधित ताजिकिस्तान के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया। बच्चों की छुट्टियों पर प्रतिबंध के पीछे उचित शिक्षा, रमजान और बकरीद के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को वजह बताया गया है। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना। रेडियो लिबर्टी की ताजिक सेवा ने बताया कि कानून में इसके उल्लंघन पर व्यक्तियों पर 7,920 सोमानी ताजिक मुद्रा जबकि कंपनियों पर 39,500 सोमानी का जुर्माने का प्रावधान है। वहीं सरकारी अधिकारियों पर ज़्यादा जुर्माना है। सरकारी और धार्मिक अधिकारियों पर दोष सिद्ध होने पर कम से 54,000 से लेकर 57,600 सोमानी तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ताजिकिस्तान की सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तहत ताजिक कपड़े पहनने पर जोर दे रही है। हिजाब और दूसरे इस्लामिक परिधानों को विदेशी ड्रेस करके ताजिक संस्कृति के विरुद्ध बताया गया है। हाल के वर्षों में ताजिकिस्तान की सरकार ने ताजिक राष्ट्रीय पोशाक पहनने की प्रोत्साहित करने के लिए अभियान शुरू किया है। कपड़ों को लेकर 2018 में एक गाइड बुक भी जारी की गई थी। 2017 में मोबाइल फ़ोन पर सरकार से मिले संदेश में महिलाओं से ताजिक राष्ट्रीय पोशाक पहनने का आग्रह किया गया था। हालांकि ताजिकिस्तान में 96% आबादी मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पर मजहबी रीति रिवाजों को अपनाने पर जोर नहीं दिया जाता है। सरकार इससे पहले इस्लामिक तरीके से दाढ़ी रखने पर अनौपचारिक रोक लगा दी चुकी है। रिपोर्ट बताती है पिछले एक दशक के दौरान हज़ारों पुरुषों को पुलिस ने रोककर जबरदस्ती दाढ़ी कटवा दी थी। इसके साथ ही सरकार ने अरबी नाम रखने के भी हतोत्साहित किया है। इसी साल मार्च में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने कहा कि नकली नामों और हिजाब के साथ विदेशी कपड़े पहनना हमारे समाज के लिए एक और गंभीर मुद्दा है। हम बात करें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज शुक्रवार को फिर भारत पहुंची है। इसी महीने के अंदर ये उनकी दूसरी भारत यात्रा है। इसके पहले वह 9 जून को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नई दिल्ली आई थी। 2 दिन की यात्रा के दौरान हसीना भारत के प्रधानमंत्री के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। शेख हसीना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत कल शनिवार को होनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बांग्लादेशी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। शेख हसीना के पूर्व सलाहकार इकबाल सोबन चौधरी ने भारत को बांग्लादेश का सबसे करीबी राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा साझेदार बताते हुए शेख हसीना की यात्रा को महत्वपूर्ण बताया है। हसीना के पूर्व सलाहकार ने स्पुतनिक इंडिया को बताया कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर वार्ता के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बांग्लादेश की ओर से तीसरा जल बंटवारा समझौता, सीमा पार संपर्क, म्यांमार में सुरक्षा स्थिति के साथ साथ आर्थिक और व्यापारिक मुद्दे एजेंडे पर शीर्ष में रहेंगे। शेख हसीना जहां एक महीने में दूसरी बार भारत की यात्रा करेंगे और अगले महीने वो बीजिंग जाएंगी। हसीना के चीन दौरे की तारीखों की अभी घोषणा नहीं की है, लेकिन ढाका में चीनी राजदूत याओ वेन ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। 2016 में शी जिनपिंग की बांग्लादेश यात्रा के बाद से ही चीन यहाँ अपना जगह बना रहा है। चीन इस समय बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बांग्लादेश ने चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं भारत BRI का विरोध करता है। चीन जाने से पहले हसीना के एक महीने में 2 बार भारत यात्रा से बताती है कि ढाका भारत को आश्वस्त करना चाहता है कि बीजिंग से बढ़ती नज़दीकी उसके हितों के लिए कोई खतरा नहीं है। बीते साल ही बंगाल की खाड़ी के किनारे कॉक्स बाजार में चीनी मदद से बांग्लादेश ने अपने पहले पनडुब्बी बेस का अनावरण किया है। बांग्लादेश में चीन की बढ़ती भूमिका पर भारत सावधानी से नजर रख रहा है। चीन के साथ जाने की भारत की चिंताओं को लेकर पीएम हसीना के पूर्व सलाहकार ने कहा, भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक संबंध 1971 के युद्ध से ही हैं। हम भारत के प्रति हमेशा आभारी रहेंगे। बांग्लादेश ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ठेस पहुंचे। इसके साथ ही वो बांग्लादेश की मजबूरियों का भी जिक्र करते हैं। बांग्लादेश को चीन की क्यों जरूरत है? इकबाल सोबन कहते हैं बांग्लादेश एक विकासशील देश है। 2041 से विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के लिए हमें निवेश की जरूरत है। चीन की फंडिंग मिल गई है, अब हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विकास साझेदार है। चौधरी ने आगे कहा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच बेहतर सड़क और रेल संपर्क का भारत की जमीन से घिरा उत्तर क्षेत्र को बड़ा लाभ मिला है। 7 भारतीय राज्यों
यह बांग्लादेश के माध्यम से समुद्र तक पहुंच गई है। ये हम बात करें कनाडा की। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच तनाव बना हुआ है। भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने गुरुवार को 1985 के एयर इंडिया बम विस्फोट को याद किया, जिसमें 329 लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार विचारधारा अभी भी कनाडा में कुछ लोगों के बीच बची हुई है। कनाडा की संसद में आर्य ने कहा कि खालिस्तानी समर्थकों द्वारा पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया जाना दिखाता है कि काली ताकतें फिर से सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने कहा कि घटनाओं को लेकर हिंदू कनाडाई लोगों की चिंताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, 23 जून को कभी नहीं भुलाया जा सकता। यह दिन आतंकवाद के पीड़ितों की याद का राष्ट्रीय दिवस है। 39 साल पहले आज ही के दिन एयर इंडिया फ्लाइट 182 को कनाडा के खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा लगाए गए बम से उड़ा दिया गया था। इस दुर्घटना में सभी 329 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई थी। यह कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ी सामूहिक हत्या है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से कई कनाडाई आज भी इस बात से अवगत नहीं है। इस आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार विचारधारा कनाडा में कुछ लोगों के बीच अभी भी जीवित है। खालिस्तान समर्थकों द्वारा हिंदू भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की हालिया जश्न हिंसा और नफरत का महिमा मंडन दिखाता है कि काली ताकतें फिर से सक्रिय हो गई हैं, आने वाले भयावह समय की ओर इशारा करती है। हिंदू कनाडाई लोगों का चिंतित होना जायज़ है। मैं एयर इंडिया बम विस्फोट के पीड़ितों के परिवार के साथ एकजुटता से खड़ा हूँ। उनकी यह टिप्पणी एयर इंडिया 182 विमान में बम विस्फोट की 39वीं वर्षगांठ से पहले आई है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने 2023 में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि 23 जून 1985 को मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली मार्ग पर उड़ान भरने वाले एयर इंडिया 182 कनिष्क विमान में आयरलैंड के तट से दूर अटलांटिक महासागर के ऊपर हवा में विस्फोट हो गया था, जो कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकवादी द्वारा किए गए कायराना आतंकी कृत्य के कारण हुआ था। टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने बुधवार को 1985 की त्रासदी के पीड़ितों के लिए 23 जून को क्वींस पार्क के साउथ लॉन में एक स्मारक सेवा की घोषणा की है। विवाद के बीच जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के सांसद ने कहा कि हिंदू कनाडाई भयभीत हैं। उन्होंने खालिस्तानी धमकियों और हिंदुओं पर हमलों को आरोप लगाया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।